ये कहानी है एक ई रैंक हंटर सन जिन्बू की, जिसे दुनिया का सबसे कमजोर हंटर कहा जाता है और वो सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, पर वो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता क्योंकि अपने पिता के मौत के बाद वो अकेला ही घर में कमाता है। उसे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए जो कि कोमा में है, और अपनी बहन को पढ़ाने के लिए जिम्मेदारी भी उसी के ऊपर है। इसलिए सबसे कमजोर होने के बावजूद भी वो रोज अपनी जिंदगी को खतरे में डालता है ताकि वो थोड़ा बहुत पैसा कमा सके। पर एक दिन जब डंजन में सभी लोग उसे मरने के लिए अकेला छोड़कर चले जाते हैं, उसकी सेकंड अवेकनिंग होती है और वो दुनिया का अकेला हंटर बन जाता है जो कि अपने लेवल को रैंक अप कर सकता है। कहानी की शुरुआत में हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की एक आइलैंड पर कई सारे मॉन्स्टर से हंटर्स लड़ रहे होते हैं। लेकिन वो एंट मॉन्स्टर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो उन पर हंटर्स के हमले का कोई असर नहीं होता और वो आसानी से उन सभी को हरा देते हैं और कईयों को बुरी तरह से घायल कर देते हैं। एक बंदा वहां मरने ही वाला था, तभी वहां पर एक हीलिंग हंटर पहुंच जाता है और वो उसे बचाकर उसे जख्मों को तुरंत हील कर देता है। लेकिन तभी वहां कुछ और मॉन्स्टर आ जाते हैं और हीलर्स पर अटैक करने लग जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर उनके कुछ और साथी पहुंच जाते हैं, और क्योंकि ये तीनों ही एस रैंक हंटर्स थे, इन्हें उनसे लड़ने में ज्यादा परेशानी नहीं हो रही थी। इसके तुरंत बाद ही वहां एक व्हाइट एंड मॉन्स्टर आ जाता है। उसके साइज को देखकर सभी को लगता है कि वो शायद उनका लीडर होगा, जिसके बाद वो दोनों हंटर्स मिलकर उसे लड़ने लगते हैं और बड़ी ही आसानी से उसे भी हरा देते हैं। लेकिन तभी वहां बहुत सारे व्हाइट मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, जिसे वो समझ जाते हैं कि वो एंट मॉन्स्टर कोई लीडर नहीं था। तो वो दोनों ही अपनी पावर्स को बढ़ाकर उन सभी मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं और उनकी भयानक लड़ाई सिटी से भी लोग देख सकते थे। जहां एक हंटर जिसका नाम चोई है, वो अपनी हंटर्स की आर्मी को साथ सही समय पर पहुंच जाता है क्योंकि वहां सैकड़ों की तादाद में वही एंट मॉन्स्टर आ रहे थे। वो अपनी एक ही अटैक से सभी छोटी चींटियों को खत्म कर देता है, पर वो बड़ी चींटियां आगे बढ़ती रहती है, जिनसे लड़ने के लिए बाकी के हंटर्स आगे बढ़ते हैं। इस दुनिया में 10 साल पहले ऐसे पोल्टर्स अपीयर होना शुरू हुए जो कि अलग अलग डायमेंशन से कनेक्ट होते हैं। इन पोल्टर्स के अंदर बहुत सारे मैजिकल बीस्ट और मॉन्स्टर्स होते हैं, जिनके ऊपर साधारण वेपन्स का कोई असर नहीं होता। उन्हें मारने के लिए हंटर्स की जरूरत पड़ती है। हंटर्स वो वुमेन्स होते हैं जिन्होंने मैजिकल एबिलिटीज को अवेक किया है। उनकी पावर के हिसाब से उन्हें कई रैंक दिए गए हैं, जैसे एस, ए, बी, सी, डी और ई, जिसमें एस रैंक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स को दिया गया है और ई सबसे वीकेस्ट को। अगर एक बार किसी वुमेन्स की पावर अवेक हो जाती है, तो वो चाहे कितनी भी ज्यादा ट्रेनिंग कर ले, वो अपने पावर्स को नहीं बढ़ा सकते। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ काफी सारे हंटर्स एक डंजन रेड के लिए इकट्ठा हुए होते हैं। यहाँ पर सन जिन्वू भी पहुंच जाता है। उसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। उसे देखकर सब खुश क्यों हो रहे हैं? वो काफी स्ट्रांग है क्या? हा 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 हा। स्ट्रांग? तुम जानते हो उसका निकनेम क्या है? वर्ल्ड वीकेस्ट हंटर। उसके आने का मतलब है कि ये डंजन काफी कमजोर होने वाला है, तो किसी को कोई जरा भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चलो ज्यादा नहीं बोलते हैं, कहीं वो सुन ना ले। गधों, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा हूँ। इतना चिल्ला चिल्ला के बोलोगे तो कौन नहीं सुनेगा। तभी वहां पर जूही पहुंच जाती है, जो उसके चोट के लिए उसे डांट लगाने लगती है। उससे पूछने पर जिन्नू बताता है, मैं असल में ई रैंक डंजन में घायल हुआ था। मेरे अलावा बाकी किसी को एक खरोच भी नहीं आई। वहाँ कोई हीलर भी नहीं लेके गया था क्योंकि उनके पास हाई रैंकर था। एक हाई रैंकर होने का मतलब ये तो नहीं कि वो कोई हीलर नहीं लेके जाए। ये कैसी रैंक है तुम लोग की यार? नहीं कोई बात नहीं, ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि मैं सबसे कमजोर था। अब तो मुझे इसकी आदत सी हो गई है। ये सुन के जोहू कुछ नहीं बोलती है। आगे सभी लोग रेड पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी उनके सामने एक हंटर खड़ा हो जाता है जिसका नाम मिस्टर संग है। वो कहता है कि वो इस पार्टी का लीडर बनना चाहता है। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है ना? पर क्योंकि वो सबसे स्ट्रांग था, सब उसके लीडर बनने के मांग को मान जाते हैं। इसके बाद सभी लोग एक एक करके डंजन के अंदर चले जाते हैं। पर जिन्वू बाहर खड़ा होकर सोच रहा था, इस छोटी सी नाइफ जिसकी मैजिकल एनर्जी भी बहुत कम है, पर मैं अपनी इनकम से यही अफोर्ड कर सकता हूँ। चलो, कुछ ना होने से बेहतर कुछ होना ही बेहतर है। और वो भी पोर्टल के अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद वो एक मॉन्स्टर को हरा देता है, जिससे उसे एक माना क्रिस्टल्स मिलता है। मॉन्स्टर को मारने के बाद उसे माना क्रिस्टल्स और जेम्स गिरते हैं, जिन्हें वो हंटर्स गिल्ड को देकर काफी सारा पैसा कमाते हैं। इन क्रिस्टल का यूज करके और मैजिकल आइटम्स बनते हैं जो कि ताकतवर मॉन्स्टर को हराने में काम आते हैं। मॉन्स्टर्स जितना ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, उसकी गिराई हुई मैजिकल आइटम्स उतनी ही ज्यादा कीमती होती है। तभी एक गोब्लिन जिन्वू के ऊपर हमला कर देता है। इससे वो ब्लॉक कर देता है, पर इससे उसकी नाइफ के ऊपर क्रैक आ जाता है। किसी तरह जिन्वू उस गोब्लिन के अटैक को डॉच कर देता है और मौका मिलते ही उसके ऊपर हमला कर देता है। पर उस क्रैक की वजह से उसकी नाइफ टूट जाती है और वो मॉन्स्टर उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। पर इससे पहले वो यमराज को प्यारा हो जाता है। एक हंटर आके उसे बचा लेता है
और जूही से कहता है कि वो जिन्वू को जल्दी से हील करे। जूही उसे हील करने लग जाती है और जिन्वू देखता है कि बाकी सभी हंटर्स मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और कुछ समय बाद ही सभी मिलके उस डंजन के बॉस को हरा देते हैं। ये सब देखकर वो उदास हो जाता है। सब कुछ खत्म हो गया, मैं सिर्फ ई रैंक क्रिस्टल ही ले पाया। मैंने अपनी जिंदगी खतरे में सिर्फ इसके लिए तो नहीं डाली थी। तभी एक बंदा सभी हंटर्स को आवाज लगाता है और उन्हें बताता है कि यहाँ पर एक केव है। ये देखकर उन्हें लगता है कि शायद यहाँ एक डबल डंजन हो सकता है। हाँ, क्योंकि बॉस को हराने के बाद भी ये डंजन क्लोज नहीं हो रहा। ऐसी सिचुएशन में प्रोटोकॉल कहता है कि हमें इसे हंटर एसोसिएशन को रिपोर्ट करना चाहिए, उनकी इंस्ट्रक्शन का वेट करने के लिए। फिर सारी लूट भी उन्हीं को मिल जाएगी। ये तो एक डी रैंक डंजन है, इसमें भला डरने की क्या जरूरत। फिर भी ये काफी खतरनाक हो सकता है, तो हम सब वोट करेंगे। वोट में 6 लोग जाने को तैयार थे और 6 लोग नहीं। लेकिन अभी तक जिन्वू ने वोट नहीं किया था। जिन्वू, अब सब कुछ तुम पर है। क्या मुझे जाना चाहिए? मुझे पता है कि डी रैंक डंजन मेरे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, पर मुझे पैसों की काफी ज्यादा जरूरत है। मेरे पिता के मरने के बाद घर में सिर्फ मैं ही कमाने वाला हूँ। मुझे मेरी माँ के इलाज के लिए भी पैसे चाहिए और छोटी बहन के पढ़ाई के लिए भी। मुझे जाना ही होगा। हाँ, मैं भी डंजन में जाना चाहता हूँ। इसके बाद हम एक फैसिलिटीज को देखते हैं जहां ह्यूमंस जिन्होंने अभी अभी अपनी पावर्स अवेकन की है वो अपनी एबिलिटीज को चेक करने चाहते हैं। और इसी फैसिलिटीज के बाहर एक गिल्ड का आदमी उन्हें रिक्रूट करने की कोशिश करता है। उनमें से ऐसा ही एक बंदा किसी को फोन लगाता है। एक बी रैंक हंटर और एक सी रैंक हंटर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए मान गए हैं। इसे वो फोन लगाता है, वो मिस्टर चोई है। जेंडर और एज को दरकिनार करके उन सभी को इंट्रोड्यूस करो जिसमें टैलेंट है। यस सर। और आप तो जानते ही हैं कि कोई भी हमारी चाय इनसे ज्यादा टैलेंटेड नहीं होने वाला। इसके बाद हम मोहाली का सीन देखते हैं जहां पर कुछ चोर एक लड़की का पर्स छीन कर भाग रहे थे। लेकिन तभी उनके सामने चा पहुंच जाती है। वो आसानी से उन चोरों से उस लड़की का पर्स छीन लेती है। लेकिन जब वो पर्स वापस कर रही थी सभी लोग उसका चेहरा पहचान जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। भीड़ को देखकर वो बेचारी नर्वस हो जाती है और छलांग लगाकर वहां से भागने लगती है। दूसरी तरफ डंजन में सभी लोग केव के अंदर जा रहे थे। सॉरी जूही, मेरी वोट की वजह से तुम्हें भी अंदर आना पड़ा। क्या तुम ठीक हो? ठीक? मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ? अगर उसका हमला थोड़ा सा भी ऊपर होता तो तुम मारे जा चुके होते। तुम्हें पता भी है मैंने कितनी मुश्किल से तुम्हें हील किया है। उसकी डांट सुनने के बाद वो समझ जाता है कि वो उस बी रैंक हीलर की ही वजह से अभी तक जिंदा है और वो फिर से माफी मांगता है। अगर तुम माफी मांगना चाहते हो तो मुझे कभी खाने पर लेकर जाना। तभी वो सभी लोग एक बड़े से दरवाजे के सामने पहुंच जाते हैं। इतना बड़ा सा दरवाजा मिलने के बाद कोई आम बात नहीं है। लेकिन किम कहता है कि अगर वो यहाँ तक आए हैं तो वो खाली हाथ नहीं जाने वाले। वहीं दूसरी तरफ सिटी में जो लोग नए नए हंटर्स बने हैं उन्हें हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की वीडियो दिखाई जा रही है। ये पोर्टल्स इस दुनिया में 10 साल से भी पहले आई थी, लेकिन अभी भी कई सारी मिस्ट्री है जो कि हम नहीं जानते। और अगर आप एक हंटर्स की तरह सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपका हर वक्त सावधान रहना बहुत जरूरी है। चाहे आप कितने भी एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो, आप एक ही तरह से सर्वाइव कर सकते हैं और वो है हर वक्त सतर्क रहकर। लेकिन इन झोपड़पट्टी वालों को देखकर लगता है कि ये मेन चीज ही भूल गए हैं, क्योंकि वो एक ऐसे रूम में जा रहे हैं जो कि मिस्टीरियस है, खतरनाक है और कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता। अंदर जाके वो देखते हैं कि वो चारों तरफ स्टैचू से घिरे हुए हैं जिन्हें देखकर लगता है कि वो कई सेंचुरी पुरानी है और जिन्हू वहां सबसे बड़े स्टैचू के सामने खड़ा था। वहीं जूही को इन सब की वजह से घबराहट होने लगती है। सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि बॉस है कहाँ। वहीं सैन जमीन पर देख रहा था जो कि देखने में मैजिकल सर्कल जैसा है। तभी उन सभी को एक स्टैचू के पास एक टैबलेट पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। उसमें किसी गॉड को वर्शिप करने के लिए कमेंट्स लिखी हुई है जिन्हें सन पढ़ने लगता है। पहला, भगवान की पूजा करो। दूसरा, भगवान की प्रशंसा करो। और तीसरा, भगवान में विश्वास करो। तभी चिन्हू उसे कहती है कि उसने स्टैचू की आंखों को मूव करता हुआ देखा। वो स्टैचू हमें देख रहा था। जो भी इन बातों को ओबे नहीं करेगा वो इस जगह से कभी बाहर नहीं जा पाएगा। वो जैसे ही इतना पढ़ता है तभी जिस दरवाजे से वो अंदर आए थे वो दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और एक हंटर कहने लगता है कि यह वजह थे कि मैं यहाँ नहीं आना चाहता था। ये सारे ट्रेजर्स तुम ही रखो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यहाँ से वो दरवाजा को धक्का दे ही रहा था तभी एक स्टैच्यू उसके ऊपर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि उसका सर उसके धड़ से अलग हो चुका था। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी हंटर्स की फट जाती है और वो सब लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं कि इस हंटर्स का रैंक क्या था, उस गेटिव स्टैच्यू ने इतनी जल्दी उसे कैसे हरा दिया। वो मुझसे तो बहुत ज्यादा ताकतवर होगा, लेकिन वो भी पलक झपकते ही मारा गया। ये क्या हो रहा है? ये तो एक डी रैंक डंजन था ना, इसमें तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी उसे जूही की बात याद आती है और वो पीछे बड़े वाले स्टैच्यू को देखता है। तभी उस स्टैच्यू की आंखें जिन्हू को देखने लगती है। इससे जिन्हू और भी ज्यादा डर जाता है।
मैं पहले भी जिंदगी और मौत के सिचुएशन से गुजर चुका हूँ। मैं अपने पहले ही मिशन में अपने टीम से अलग हो गया था, जिसकी वजह से एक ई रैंक मॉन्स्टर ने इतनी बुरी तरह से घायल किया था कि मुझे 4 हफ्ते तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। और एक बार जब मैं मेज से फंस गया था तो मैं लगभग भूख के मारे मर ही गया था। एक लो रैंक डंजन में जाना मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। हंटर्स जो मॉन्स्टर्स के जेम्स से पैसा कमाते हैं वो बेहतर गियर्स और वेपन्स में खर्चा करते हैं ताकि वो और भी ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर को हरा सके। लेकिन मेरे पास तो बस ये सस्ती सी नाइफ है। अगर इस नाइफ को कुछ हो गया तो मुझे मॉन्स्टर्स हरा देंगे और मुझे हाथों से ही लड़ना होगा। अगर मुझे सरवाइव करना है तो मुझे हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है। मुझे हर तरह के लूप होल को देखते रहना होता है ताकि मैं कुछ पैसे कमा सकूं। शायद इसलिए मुझे खतरे के बारे में सबसे पहले पता चला। जिन्वू चिल्लाकर सभी को नीचे झुकने को कहता है। तभी उस स्टैचू की आग से आग बाहर आने लगती है, जिससे एक हंटर जल के राख हो जाता है और उसकी लेजर की वजह से जमीन भी पिघल जाती है। किसी तरह जिन्वू जूही को बचाने में कामयाब होता है। ये सब कैसे हुआ? यहाँ हम फंस चुके हैं। यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है क्या? मैं यही मरने वाला हूँ क्या? कोई भी अपनी जगह से हिलना मत, नहीं तो ये स्टैचू सबको मार देगा। जूही अभी भी काफी ज्यादा डरी हुई थी। जिन्वू, अगर तुमने स्टैचू की मूवमेंट को नोटिस नहीं किया होता तो हम सब मारे गए होते। तभी जिन्वू देखता है कि संग का एक हाथ कट चुका था, तो वो उसके हाथों में पट्टी बांध देता है। मैं जूही को खुद को हील करने को कहता, पर वो दिमागी रूप से काफी ज्यादा कमजोर है, इसलिए वो बी रैंक होने के बावजूद भी सिंपल रेड में ही हिस्सा लेती है। मैं भी बी रैंक डंजन में जा चुका हूँ और मैं ये साफ साफ देख सकता हूँ हमारे सामने जो मुसीबत है उसे एक एस रैंक डंजन में होना चाहिए। तभी जिन्वू को उस टैबलेट पर लिखी हुई बातें याद आती हैं और जिनको लगता है कि जिस भगवान की उसमें बात हुई है वो शायद वही स्टैचू है। तभी एक हंटर खड़ा होता है। मुझे अपनी स्पीड पर पूरा भरोसा है। मैं उसके अटैक करने से पहले यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन अपनी फुल स्पीड में भी वो इतना तेज नहीं होता कि वो उस स्टैचू से बच सके। ये देख के वो लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। ये स्टैचू हमें कभी भी मार सकता है। इसने अभी तक हमें जिंदा क्यों रखा है? मिस्टर संग, पहली कमिटमेंट क्या थी? भगवान की पूजा करो। जिन्वू किसी तरह हिम्मत करके खड़ा होता है। तभी उस स्टैचू की आंखें चमकने लगती है, पर जिन्वू एकदम से नीचे बैठ जाता है और ऐसा करते ही वो स्टैचू शांत हो जाता है। सब के सब स्टैचू के सामने घुटने टेक कर नीचे बैठ जाओ। जब तक हमारा सिर एक सर्टेन हाइट से नीचे नहीं है वो हमें कुछ नहीं करेगा। जिसके बाद सभी हंटर्स स्टैचू के सामने अपना माथा टेक देते हैं और ये देखते ही उस स्टैचू के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। ये देखकर एक हंटर खड़ा हो जाता है और उसे देखकर बाकी हंटर्स भी खड़े हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब वो स्टैचू उन्हें कुछ नहीं करेगा। लेकिन तभी वो स्टैचू मूव करने लगता है। वो खड़ा होकर उन्हें कुचलने के लिए उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। हमें दूसरी कमेंट्स भी पूरी करनी होगी, हमें उसकी प्रशंसा करनी होगी। ये सुनकर एक हंटर आगे आता है और कहता है, मुझे पता है कि ये कैसे करना है। लेकिन उसके शब्द गलत थे, तो वो स्टैचू उसे कुचल देता है, जिसके बाद वो एक लड़की को भी कुचल देता है। डर के मारे सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। भागते वक्त पार्क सोचने लगता है कि वो इतनी जल्दी नहीं मर सकता, अपने फैमिली को अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन जैसे ही वो एक स्टैचू के पास खड़ा होता है वो स्टैचू उसे बीच से काट देता है। आखिर हम इसकी क्या प्रशंसा करें? ये भगवान कम और शैतान ज्यादा है। तभी जिन्वू नोटिस करता है कि कई स्टैचू के हाथ में वेपन्स है और कुछ के हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। सब के सब इंस्ट्रूमेंट के सामने खड़े हो जाओ। सबसे पहले मिस्टर संग एक स्टैचू के पास जाता है और उसके वहां जाते ही वो स्टैचू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने लगती है। किम भी एक स्टैचू के पास जाकर खुद को बचा लेता है। जिन्वू जूही के साथ एक स्टैचू के पास जाता है, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं होता। वो समझ जाता है कि एक स्टैचू के पास एक ही बंदा खड़ा हो सकता है, तो जिन्वू जूही को छोड़कर किसी और स्टैचू के पास जाने लगता है। लेकिन उस बड़े स्टैचू से बचने के चक्कर में वो एक हथियार वाले स्टैचू के पास खड़ा हो जाता है, जो कि उसके ऊपर हमला करके उसके पैर को काट देता है। लेकिन फिर भी वो रेंगता हुआ दूसरे स्टैचू के पास बढ़ने लगता है। वक्त रहते वो उसके पास पहुंच जाता है और वो स्टैचू गाना गाने लगती है। म्यूजिक को सुनकर वो स्टैचू अपने स्थान पर वापस बैठ जाता है। जूही जिम के पास आती है और देखती है कि उसका एक पांव कट चुका है। वो उसे हील करने की कोशिश करती है, पर वो खुद घायल होने लगती है। वही दूसरे सारे हंटर्स मिस्टर संग को ब्लेम करने लगते हैं, क्योंकि लीडर होने के वजह से ये सारी उनकी गलती है। संग भी कहता है, मैं लीडर था तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है। तभी वो स्टैचू अपना हाथ उठाता है और एक डंजन के बीचों बीच एक अल्टर अपीयर होने लगता है। जिन्वू कहता है वो एक अल्टर है, वहाँ शायद भगवान के लिए बलि चढ़ाई जाती है। और तीसरी कमेंट थी, बिलीव इन गॉड। मैं समझ गया, यहाँ हमें एक लिविंग सेक्रीफाइस की जरूरत है। और तलवार सीधा मिस्टर संग के गले पर लगा देता है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। फिर मिस्टर संग अकेले ही उस अल्टर की तरफ जाने लगते हैं और जैसे ही मिस्टर संग वहाँ पहुँचते हैं वहाँ एक आग जल जाती है।
फिर वो जिन्वू से पूछते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। जिन्वू को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। फिर जिन्वू कुछ हंटर्स को बोलता है कि मुझे भी उस आग के पास लेके चलो। वो जैसे ही उस आग के पास पहुंचता है, वहाँ 3 और आग फायर जलने लगते हैं। मिस्टर संग, अगर हम यहाँ रुक गए तो क्या हमें बचाने कोई आएगा? इस डंजन को ओपन हुए 7 दिन तो हो ही जाएंगे, पर मुझे लगता है हमारे रेस्क्यू होने से पहले ही ये स्टैचू हमें मार डालेंगे। आगे हमें पता चलता है कि अगर कोई पोर्टल 7 दिन तक ओपन रहता है तो उसका बैरियर टूट जाता है और सभी मॉन्स्टर इंसानी दुनिया में आ सकते हैं। इसके बाद हम डंजन के बाहर का सीन देखते हैं, जहां जिन्वू की बहन अपनी बीमार माँ से मिलने आई थी। उसकी माँ कोमा में है और वो उसे अपनी आज के दिन के बारे में बताने लग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वू बाकी हंटर्स को भी अंदर बुलाता है, जिससे वहां 2 और आग जल जाता है और उनके तरफ एक ब्लू कलर का बीम भी बन जाता है। ऐसा होता है कि जिस दरवाजे से वो अंदर आए थे वो दरवाजा खुल जाता है। वो बाहर जाने के बारे में सोच ही रहे थे, तभी एक ब्लू कलर की फ्लेम बुझ जाती है और उसके ऐसा होते ही सभी स्टैचू उनके तरफ बढ़ने लगते हैं। जिन्वू देखता है कि जिन चीज पर उसकी नजर होती है वो चलना बंद कर देती है, तो वो सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग उस स्टैचू को देखते रहो। फिर सभी लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन एक लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और वो डर के मारे दरवाजा से बाहर चली जाती है। उसके जाते ही एक फ्लेम बुझ जाता है, जिससे वो दरवाजा थोड़ा सा बंद हो जाता है। जिन्वू इन सभी चीजों को समझने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन तभी जिस हंटर ने उसे पकड़ा हुआ था वो भी दौड़ के वहां से बाहर चला जाता है। सभी लोग यहीं रुको, ये ब्लू वाली फ्लेम्स टाइम के साथ बुझ रही हैं। शायद वो गॉड हमारा टेस्ट ले रहा है। अगर सभी फ्लेम्स को बुझने तक हम यहाँ रुक जाएं तो शायद हम सब यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है वो फ्लेम्स बुझते ही ये स्टैचू हमें मार दे। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसा हंटर्स हमारे लिए इतना यूजफुल होगा, पर मैं तुम्हारा मदद के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे माफ कर दो जिम। जिसके बाद वो भी वहाँ से भाग जाता है। अब वहाँ सिर्फ 3 लोग ही बचे थे, मिस्टर संग, जिन्वू और जूही। जिन्वू जूही को जाने के लिए कहता है, लेकिन इतना ज्यादा माना यूज करने की वजह से जूही के पैर काम नहीं करना बंद हो जाते हैं। तो जिन्वू सॉन्ग से कहता है कि वो जूही को लेकर यहाँ से चले जाए। मेरा पैर तो वैसे भी कट चुका है, मैं किसी काम का नहीं हूँ और मैं चल भी नहीं पाऊंगा। जूही उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती। तभी वो उसे अपना क्रिस्टल देता है। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें डिनर पर नहीं ले जा पाया, पर इससे तुम खुद अपने लिए खरीद सकती हो। बाहर आऊंगा तो मुझे वापस कर देना। तभी सॉन्ग उसके गर्दन पर हमला करके जूही को बेहोश कर देता है और उसके साथ दरवाजे से बाहर चला जाता है। शुक्र है सिर्फ मैं ही मरने वाला हूँ। मुझे और इंश्योरेंस खरीद लेना चाहिए था, इससे मेरी फैमिली को मदद हो जाती। वो एक तलवार उठा लेता है। तुम में से कोई न कोई मेरे साथ तो जरूर आएगा, लेकिन भला वो इतनी बड़ी स्टैच्यू के सामने क्या ही कर पाएगा। वो स्टैच्यू उसे बुरी तरह मारने लगते हैं, जिससे उसका एक हाथ भी कट जाता है। वो स्टैच्यू उसके ऊपर हमला करते रहता है। ये सब क्या हो रहा है? ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैं भी स्ट्रांग बनना चाहता था। मैं कमजोर हूँ, पर मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। तभी एक स्टैच्यू उसके ऊपर हमला करके उसे एक वेपन के ऊपर टांग देता है और उसे एक सैक्रिफाइस की तरह ऑल्टर के सेंटर में फेंक देता है। प्लीज प्लीज, मैं मरना नहीं चाहता। एक स्टैच्यू उसे मारने ही वाला था। तभी उसके सामने एक स्क्रीन आती है, जिसमें लिखा रहता है कि आप प्लेयर बनने की सारी क्वेस्ट को पार कर चुके हैं। आपने अपनी सारी क्वालिफिकेशन को पूरी कर ली है। क्या आप इसे एक्सेप्ट करना चाहेंगे? अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो आपका दिल 0.02 सेकेंड्स में धड़कना बंद हो जाएगा। जिन्वू यस कहता है। इसके 3 दिन बाद जिन्वू को हॉस्पिटल में होश आता है और वो देखता है कि उसके हाथ पैर दोनों सही सलामत हैं।